नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन ऑफ शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के बारे में जानेंगे कि ये एक्ट क्या था, ठीक है, और इस एक्ट की जो मुख्य मुख्य विशेषता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व बजटीय प्रबंधन अधिनियम 2003 यानी FRBM एक्ट 2003 यानी फिक्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटीय मैनेजमेंट एक्ट 2003। अगस्त 2003 में FRBM अधिनियम का अधिनियम वित्तीय सुधार और विवेकपूर्ण वित्त नीति का अनुकरण करने के लिए संस्थागत ढांचे के माध्यम से सरकार को बाधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। यानी जो वित्तीय सुधार है और विवेकपूर्ण वित्तीय नीति का अनुकरण करने के लिए जो FRBM एक्ट है वो एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। केंद्र सरकार को यह निश्चय करना चाहिए कि अंतरपीढ़ीय समता हो और पर्याप्त राजस्व प्राप्ति से, ध्यान देना बच्चों, पर्याप्त राजस्व प्राप्ति से दीर्घकालिक समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थायित्व प्राप्त हो। यानी राजस्व प्राप्ति से दीर्घकालिक समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थायित्व प्राप्त हो। अगली जो इसकी मुख्य बात है, मौद्रिक नीति के राजकोषीय बाधा को दूर करते हुए, ध्यान देना बच्चों कि मौद्रिक नीति के राजकोषीय बाधा को दूर करते हुए और घाटे तथा ऋण ग्रहण को सीमित करते हुए प्रभावकारी ऋण प्रबंधन हो। यानी मौद्रिक नीति के राजकोषीय बाधा को दूर करते हुए और घाटे तथा ऋण ग्रहण को सीमित करते हुए प्रभावकारी ऋण प्रबंध हो। इस अधिनियम के नियमों को जुलाई 2004 के प्रभाव से अधिसूचित किया गया है। तो बच्चों ये नियम आपकी समझ में आ गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सरकार की जो वित्तीय नीति है उनमें सुधार करना, ठीक है, और इसकी जो मुख्य मुख्य विशेषता है उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली विशेषता की कि FRBM अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी इसकी जो विशेषता है उनके बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं कि FRBM यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसकी जो पहली विशेषता है, जो मुख्य बात है, मुख्य विशेषता है, यह अधिनियम केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटे में, ध्यान देना बच्चों, केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक, ध्यान देना बच्चों कि सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक और कमी करने के समुचित उपाय करने का आदेश देता है, जिससे 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को दूर किया जाए और उसके बाद पर्याप्त राजस्व अधिकार का निर्माण हो। पहली विशेषता क्या है कि इस अधिनियम की जो पहली विशेषता, केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 3%, यानी कहने का तात्पर्य है कि राजकोषीय जो घाटा है वो सरकार के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। 3% के अंदर अंदर ही क्या हो, राजकोषीय घाटा होना चाहिए। तो पहली मुख्य बात समझ में आ गई होगी जो विशेषता है। अब इसकी दूसरी मुख्य विशेषता के बारे में जानते हैं। अगली इसकी विशेषता है, इसमें प्रत्येक वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद का 0.3% राजकोषीय घाटे में कटौती। ध्यान देना, हमने पहली विशेषता में क्या जाना था कि जो राजकोषीय घाटा है वो निरंतर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, सकल घरेलू उत्पाद के 3% के अंदर अंदर होना चाहिए, और 0.5% राजस्व घाटे में कटौती की आवश्यकता बतलाई गई। तो कहने का तात्पर्य है कि जो राजस्व घाटा है उसमें तो क्या है, प्रतिवर्ष 0.5% की राजस्व घाटे में कटौती की आवश्यकता बताई गई। कहने का तात्पर्य है कि हमने माना था कि जो राजस्व घाटा है वो धीरे धीरे क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, और लास्ट में क्या राजस्व अधिक होना चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने क्या कहा है कि 0.5% राजस्व घाटे में कटौती की आवश्यकता बतलाई गई। प्रतिवर्ष से कम 0.5% तो राजस्व घाटे में कमी या कटौती होनी चाहिए। इसकी प्राप्ति यदि कर राजस्व से नहीं होती तो व्यय में कटौती से आवश्यकता सामंजस्य होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर घाटे की
इससे इसकी प्राप्ति यदि कर राजस्व से नहीं होती है ना, सरकार के पास जो कर राजस्व प्राप्त हो रहा है अगर उससे नहीं हो रही तो सरकार को क्या करना चाहिए, अपने व्यय में कमी करनी चाहिए। तभी जाकर क्या होगा, राजकोष से घाटे में कमी आएगी और राजस्व घाटे में कमी आएगी। दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता है कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक वास्तविक घाटे में बढ़ोतरी केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा के आधार पर या अन्य ऐसी आपादिक स्थितियों जैसे केंद्र सरकार निर्दिष्ट करती है के आधार पर ही हो सकती है। कहने का मतलब है कि जो राजकोष से घाटा है उसमें जो वृद्धि है वो केवल और केवल केंद्र सरकार की कुछ विशेष परिस्थितियों में ही हो सकती है। जैसे मान लो राष्ट्रीय सुरक्षा या प्राकृतिक आपदा या सरकार को ऐसी स्थिति आ गई अपने देश में तो उस स्थिति में राजकोष से घाटे में बढ़ोतरी कर सकती है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति या प्राकृतिक आपदा या कुछ अन्य कोई स्थिति आ जाए तो उस स्थिति में क्या है, सरकार राजकोष के घाटे में वृद्धि करने का प्रयास कर सकती है, अन्यथा नहीं प्रयास करना चाहिए। चौथी विशेषता है कि केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से नगद प्राप्तियों के ऊपर नगद प्रतिभूतियों के अस्थायी अधिक की पूर्ति के लिए अग्रिम के अलावा अन्य किसी प्रकार का ऋण ग्रहण नहीं करेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो केंद्र सरकार है वह किसी भी तरह का आरबीआई से, जो भारतीय रिजर्व बैंक है हमारा, उससे ऋण नहीं लेगी। अगली जो विशेषता है कि भारतीय रिजर्व बैंक 2006-7 से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक प्रतिभूतियों को नहीं खरीदेगा। तो कहने का मतलब है कि क्या होता था कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो सरकार की जो प्राथमिक प्रतिभूति है उसको खरीदता था। तो अब क्या होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक 2006 और 7 से केंद्र सरकार की जो प्रतिभूतियों की प्राथमिक प्रतिभूतियों को नहीं खरीदेगा। अगली जो विशेषता है कि वित्तीय संचालन में अत्यधिक पारदर्शिता लाने के लिए उपाय किया जाना चाहिए। यानी जो वित्तीय संचालन है उसमें अधिक से अधिक क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसा प्रयास सरकार को करना चाहिए। अगली जो विशेषता है कि केंद्र सरकार को संसद के दोनों सदनों के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ 3 विवरण, ध्यान देना बच्चों कि जो केंद्र सरकार है वो सदन के दोनों सदनों के सामने जो वार्षिक वित्तीय प्रस्तुत करती है, जो बजट प्रस्तुत करती है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जो बजट प्रस्तुत करती है उसके साथ 3 विवरण प्रस्तुत करने हैं। कौन कौन से है? पहला है मध्यवर्ती राजकोषीय नीति उपकरण, पहला कौन सा है, मध्यवर्ती राजकोषीय नीति विवरण वो प्रस्तुत करना है। दूसरा है राजकोषीय कार्य नीति संबंधी विवरण, जो कार्य नीति है राजकोष से उससे संबंधित जो विवरण है वो प्रस्तुत करना है। और तीसरा है समष्टि अर्थशास्त्रीय ढांचागत विवरण प्रस्तुत करना होगा। तो इस प्रकार 3 जो विवरण है वो केंद्र सरकार को संसद के दोनों सदनों के सामने बजट के अलावा वार्षिक जो वित्तीय विवरण है उनके अलावा प्रस्तुत करने होंगे। और लास्ट में जो इसकी विशेषता है कि बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की त्रैमासिक समीक्षा संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करना होगा। यानी त्रैमासिक, इन 3 महीने से क्या है जो प्राप्तियां है और वह उनकी जो प्रवृत्ति है वो दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करना होगा। तो इस प्रकार से जो राजकोषीय उत्तरदायित्व बजटीय प्रबंधन अधिनियम यानी FRBM, इसकी जो विशेषताएं है वो बच्चों आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, और 8 विशेषताएं है, प्रत्येक विशेषता को अच्छी से समझना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी समीक्षा की। FRBM समीक्षा समिति, देखो हमने विशेषताओं के बारे में जान लिया। अब जो ये FRBM समीक्षा समिति है इसके बारे में हम जानेंगे कि विगत वर्षों में जब से FRBM अधिनियम पारित किया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था एक मध्य आय वाला देश हो गया है। ध्यान देना बच्चों, जब से FRBM अधिनियम पारित हुआ है यानी FRBM एक्ट जब से पारित हुआ तब से लेकर हमारा देश क्या हो गया, मध्य आय वाला देश बन गया है। FRBM के पारित होने के समय यह सामान्य धारणा थी कि राजकोषीय नियम स्वेच्छा से बेहतर है। देखो जब FRBM पारित हुआ था तो उस समय एक सामान्य अवधारणा थी कि राजकोषीय नियम स्वेच्छा से क्या है, बेहतर है। लेकिन तब से विकसित राष्ट्र इस धारणा से आगे निकल गए हैं। लेकिन भारत में
सरकार ने FRBM में निहित राजकोषीय सिद्धांतों को अपना विश्वास सत्य घोषित किया है। कहने का मतलब है कि जब ये FRBM एक्ट आया था तो कुछ इसका विरोध कर रहे थे, तो वो कहते थे जो स्वेच्छा से राजकोषीय नियम है वो पहले वाले यही अच्छे है, बट तब से लेकर अब तक क्या हुआ, जो मतलब राजकोषीय सिद्धांत है, FRBM जो एक्ट है, उससे क्या हुआ, हमारे देश में जो राजकोषीय घाटा है इसमें कमी हुई है और वो हमने साबित भी किया हमारी सरकार ने, इसलिए इसको सत्य घोषित कर दिया गया है। इसलिए 2003 में स्थापित संक्रियात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए समर्थन प्राप्त है और इससे भारत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार बदलना और भविष्य के विकास पथ को भी ध्यान में रखना है। यह वह कार्य है जो FRBM समीक्षा समिति को दिया गया है। यानी जो FRBM समीक्षा समिति है उसको क्या है कि भारत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार बदलना है और भविष्य विकास के पथ पर भी ध्यान रखना है, इसका मुख्य कार्य है इस समिति का। तो मेरे हिसाब से बच्चों जो समीक्षा है ये आपके समझ में आए होंगे और इसकी जो विशेषताएं है FRBM की वो भी आपके समझ में आई होगी। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।